अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा जी। इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना चाहिए कि पोल्यूटेंट्स क्या हैं। ठीक है, पोल्यूटेंट्स क्या हैं और उनके हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, इस चैप्टर में हमारे पास 3 मेन टॉपिक्स होंगे। ओके, इनको हमने डिटेल में स्टडी करना है। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, यही आपका टॉपिक है आज का जो हमने डिटेल में आज पढ़ना है, पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। इसमें क्या होगा, पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके सोर्सेज, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से मेन पोल्यूटेंट्स होते हैं, क्या इनके फैक्ट्स हैं, इसमें पढ़ेंगे। आगे है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ह्यूमन जो है, इंसान जो है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, काम के लिए, सरगर्मियों के लिए घरों में स्प्रेज करवाते हैं। कौन कौन सी स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, पेस्टिसाइड होती हैं, क्रॉप्स में स्प्रे होती हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। और इसके अलावा परफ्यूम बॉटल्स यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, स्प्रे कैंस यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ह्यूमन जो हैं। और इसके अलावा व्हीकल्स को जलाते हैं, इंजन्स में पेट्रोल को जलाते हैं, उनसे जो स्मोक रिलीज होती है, सारे का सारा क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ओके, तो इनके क्या इफ़ेक्ट्स, इन सरगर्मियों की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट, तो उनमें से जो है वो 3-4 यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, डिफोरेस्टेशन है, एसिड रेन भी होता है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एसिड रेन भी होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, डिफोरेस्टेशन और एसिड रेन डिटेल में आपको नेक्स्ट बताएंगे। ओके ना, जो लास्ट हमारे पास टॉपिक होगा, मेन टॉपिक जो इस चैप्टर में है, जो हमने पढ़ने हैं, वो एक ये भी है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ आपको रिसाइकल की, चलिए बात करते हैं कि आपके पास कोई भी प्लास्टिक बोटल्स हैं, पॉलीथीन बैग्स वगैरह हैं, तो उनको रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, किस तरह से वो आपके दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसी तरह बाकी 3 हैं, ये है रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़। ये 3R स्ट्रेटजीज इनको कहते हैं, 3R, यानी कि ये 333 हैं, RRR, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़। 3R स्ट्रेटजीज भी इनको कहा जाता है। इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके, तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, महफूज बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक विच इज़ पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। मेन टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं आज, चलें जी। तो आपके इस टॉपिक के लिए आपको पता होना चाहिए पोल्यूटेंट्स क्या हैं। पोल्यूटेंट्स क्या हैं, आप अपने से ही खुद से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दोज हार्मफुल सब्सटेंसेस, ऐसे जहरीले मादे विच कॉन्टेमिनेट, जो कि गंदा कर देते हैं या पोल्यूट कर देते हैं हमारी हवा को या हमारे माहौल को, उनको पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। अब आप अपनी बुक पे देखें ज़रा, ये चैप्टर आपका 4, यहाँ पर आए पेज नंबर 46 पे आए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखें जी, फर्स्ट यहाँ पर लाइन है इस पैराग्राफ की, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, डिफाइन एयर पोल्यूटेंट्स। तो इसके डेफिनेशन, इसका आंसर यहाँ स्टार्ट होगा। पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कॉन्टेमिनेट और पोल्यूट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। यहाँ तक एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन है कि जहरीले और नुकसानदा मादे जो कि कॉन्टेमिनेट करते हैं या आलूदा कर देते हैं हमारी हवा को, या हवा को, उसको क्या कहते हैं, एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपने बेसिकली यही चीज़ें पढ़नी है। आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, वो हमने पढ़ ली है। एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स, पॉइजनस हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कॉन्टेमिनेट द एयर, दिस इज नाउन एज एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, अच्छा, और अब हमने इसके सोर्सेज पढ़ने हैं। एयर पोल्यूटेंट पढ़ लिया। एयर पोल्यूटेंट है कौन कौन से, मेन एयर पोल्यूटेंट यहाँ पे हैं। मेन एयर पोल्यूटेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी साथ में रीडिंग के साथ भी आपको समझा देते हैं जी। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन एयर पोल्यूटेंट होते हैं। पॉइजनस गैसेज जो कि हम डेड ऑर्गेनिक को जलाएंगे, कोयले वगैरह को, तो वहाँ से भी जो है प्रोड्यूस होती हैं, स्मोक वगैरह। और सूट क्या होता है, यहाँ पे आप लेड पेंसिल के साथ बेटे लिख लें, मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। सूट का मीन क्या होता है, सूट हमारे पास होता है एक ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस होता है। क्या होता है, ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस, पाउडर की फॉर्म में काला सा एक सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है। वो कहाँ से जो है वो हमें मिलता है, ये ऑर्गेनिक मैटर को जलाने से। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को जलाएंगे और उसकी इनकम्प्लीट कंबशन होगी, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या रिलीज होगा, क्या बनेगा, ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस, सूट बनेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सूट। अच्छा जी, ये सारा हमने पढ़ लिया एयर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूटेंट में। और अब इसके सोर्सेज, मेन एयर पोल्यूटेंट आपको मैं बता दिए 4 टाइप होती है, कौन कौन से देखें अब यहाँ पर। इंडस्ट्रीज़ वगैरह से स्मोक रिलीज होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
ठीक है। और हम इनकम्प्लीट कंबशन होगी, मैं बार बार वर्ड किस पे फोकस कर रही हूँ देखे ज़्यादा, इनकम्प्लीट कंबशन बोल रही हूँ। कोयला को हम पेट्रोल को या फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे लेकिन वो मुकम्मल तौर पे जलेगा नहीं। तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं जलने का प्रोसेस, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास स्मोक रिलीज होगा। तो उस स्मोक में से कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ओके जी। अब जो हम गाड़ियाँ यूज़ करें, गाड़ियों के अंदर जो इंजन होता है, इंजन में हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसी तरह जो हम अपने घरों में स्प्रेज करते हैं, ये देखें कलर स्प्रेज होती है। इसी तरह ये वाली स्प्रे कैंस होगी, परफ्यूम्स होगी, एयर जो है वो फ्रेशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब से जो है वो CFCs रिलीज़ हो रही होती है। ये इंडस्ट्रीज़ भी है, वोल्केनो भी है, लावा फटता है ना जो, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस को बोलते हैं, वहाँ से भी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। इस सारे के सारे जो है वो क्या है हमारे पास मेन एयर पोल्यूटेंट। आपको मैंने 4 टाइप बता दिए, ठीक है। अब जो ये भी 4 टाइप अभी आपको मैंने बताई है, ये वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा ये देखें बेटा, ये CFCs है, इनको CFCs क्यों कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस सब्सटेंसेस कंटेन कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। क्योंकि ये सब्सटेंसेस किस किस पे मुश्तमिल होते हैं? कार्बन पे, फ्लोरीन पे और क्लोरीन, जिसकी वजह से को क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। अब हमने इनके प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है, इफेक्ट्स भी पढ़नी है, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास मेन सोर्सेज हैं ये अभी कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, ये हम पढ़ते हैं। अब ये आप लोगों ने बेटा बुक से अंडरलाइन करते जाना जो मैं आपको कह रही हूँ, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल। कार्बन मोनोऑक्साइड पहला हमारे पास है, ये कहाँ से आता है? जब हम कोयले को जलाएंगे और उसकी इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि मुकम्मल तौर पे नहीं जलेगा तो हमसे वहाँ से क्या, कौन सी गैस, कौन सा सब्सटेंस रिलीज होगा, कौन सा एयर पोल्यूटेंट रिलीज होगा? वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज CO, ठीक है। मोनो क्यों कहते हैं? एक। कौन सा ऑक्साइड को, ये एक ऑक्साइड होगा तो वो क्या हो जाएगा? मोनो ऑक्साइड। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, और इसके अलावा जितने भी फ्यूल्स में हमारे पास कोई भी गैस हो सकती है जो हम घरों में जलाते हैं, या पेट्रोल हो सकती है, ऑयल वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कह रहे हैं जितनी भी व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, अब उसमें पेट्रोल यूज़ करते हैं। जब पेट्रोल चलेगा तो ऑब्वियसली उसमें से स्मोक ही रिलीज़ होगा। तो उस स्मोक में से भी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, इज़ प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल और इन ऑयल इन फैक्ट्रीज़। अच्छा जी, ये जो कोयलों को जलाते हैं फैक्ट्रीज़ में, ऑयल वगैरह को जलाते हैं, तो इसके बर्न करने की वजह से भी स्मोक रिलीज़ होगा, उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी। स्मोक रिलीज थर्मल पावर स्टेशन, ये आपके लिए न्यू थिंग है। थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है? ऐसे पावर स्टेशन जहाँ पर हम पावर, देखे क्या है ना, पावर, ऐसे स्टेशन जहाँ पे हमने पावर यानी कि बिजली को प्रोड्यूस करवाना है विद द हेल्प ऑफ कोल या हीट। अच्छा, अब हमारे पास कोल है, कोयला है, उसको जलाएंगे, ठीक है, कोयले को जलाएंगे तो उसमें उसको उससे जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाएंगे, ये होगा थर्मल पावर स्टेशन। इसमें क्या होगा, जब कोयले को जलाएंगे तब उसमें से भी स्मोक रिलीज होगा, तो वो स्मोक उसमें का सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑक्साइड्स ऑफ, अब हमने पढ़ना है नाइट्रोजन, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल, ये भी कोयले को जलाने से हमारे पास आता है। इंडस्ट्रीज, व्हीकल। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है आपको भी पता है, इंडस्ट्रीज़ कोई भी सनतें होती हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं। अब उसमें कोई चीज़ों को बनाना है, हमने न्यू थिंग कोई भी तैयार करनी, प्रोडक्ट बनना है। अब उसमें भी हम कोयले को जलाते ही हैं ना, जब कोयले को जलाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें से भी स्मोक रिलीज़ होगा। तो वो स्मोक सारा, ये सारे तीनों जो है वो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। मेन स्मोक, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या है, तो इन तीनों में से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होंगे। लास्ट हमारे पास है the last one is chlorofluorocarbon, CFCs are the compounds which contain chlorine, fluorine and carbon atoms, ठीक है। तीन होते हैं, जैसे अभी आपको देखें मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? आर यूज इन एरोसोल। एरोसोल स्प्रेज कौन से होते हैं? एरोसोल स्प्रेज बेटा गौर से सुनिए आप लोग। एरोसोल स्प्रेज कोई भी हमारे पास स्प्रे कैंस हो सकती हैं, ठीक है, और इसके अलावा परफ्यूम्स हो सकती हैं, और एयर फ्रेशनर हो सकती है, वो वाली बोतल हो सकती है, और इसके अलावा क्या है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है। अब इन ये अगर रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर अगर इनमें लीकेज होगा ना तो उसके रिजल्ट में हमारे पास CFCs गैस रिलीज़ होगी विच इज़ टू मच हार्मफुल फॉर अस, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अभी बना के स्केच कि किस तरह से जो है वो CFCs जो है वो हमारे नुकसानदेह यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से ये हार्मफुल हो सकता है, ये वाला पोल्यूटेंट CFCs, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें लीकेज, ये मैंने भी आपको बता दिया है, ये सारा एयर पोल्यूटेंट है। ये देखें जी, हमने अपने टॉपिक में पोल्यूटेंट की डेफिनेशन भी पढ़ ली है। अब मेन कौन कौन से थे, 4 टाइप्स थी, ये भी पढ़ लिया है। और ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्मोक से रिलीज होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन से भी हो सकता है, ये भी हमने पढ़ लिया। एरोसोल्स में होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि ये जो एयर पोल्यूटेंट थे
ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हुए, स्मोक वगैरह से हुए। अब इनकी क्या खसूसियत है और इनके क्या असरात हैं, अब हमने इसको डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। यानी कि ये कैसे होते हैं। अगर मैं बात करूँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की, तो ये कैसी होती है। यहाँ पे है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसी होती है, कलरलेस है, इसका कोई भी रंग नहीं होता, ऑडरलेस है, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम घर में भी गैस जला रहे हैं, चलिए आपको कॉमन एग्जांपल घर से दे देती हूँ। गैस जला रहे हैं, CH4 जो हम घर में यूज़ करते हैं, मीथेन गैस जो हमारे पास होती है, CH4 हमारे पास होती है जो। अच्छा, अब जब ये गैस जल रही है, अब हमें नहीं नज़र आ रहा है कि हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी पॉइजनस गैस को इनहेल कर रहे हैं, अपनी बॉडी में अंदर सांस के जरिए से लेके जा रहे हैं, हमें तो नहीं पता चलेगा। यानी क्या कर रहे हैं, हम उसको अपने अंदर लेके जा इनहेल कर रहे हैं, ना हमें नज़र आ रही है, ना ही उसका कोई कलर है और ना ही उसकी कोई स्मेल है, ना हम इसको डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। इसी वजह से उसको कहा गया ये हिडन एनिमी है, छुपा हुआ एक दुश्मन हमारे लिए। अब जारी बात, अब अगर हम इसको लेंगे तो उसकी वजह से देखिए इसके इफ़ेक्ट्स भी लिखे साथ में, क्या नुकसान हो सकते हैं। हमारे सर में हेडेक हो सकता है और इसके अलावा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये मैं आपको भी पढ़ाती हूँ, इसमें देखें जी आप लोग ज़रा, ये है नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके इफेक्ट्स पढ़ने हमने। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो क्या है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है, ऑडरलेस है, पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है जिसकी कोई स्मेल भी नहीं है, जिसका कोई कलर भी नहीं है। और क्या काम करता है जी हमारे लिए, क्या नुकसान है इसका जी। ऑर्गन सिस्टम पे बैडली एंड कॉज हेडेक और ब्रेन डैमेज कर देता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, ठीक है। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पहुंचती है, अब हमारे ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन मेन मोलिक्यूल है, इस मोलिक्यूल को आपने याद रखना है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऐसा मोलिक्यूल है विच प्रेजेंट इन आवर ब्लड, और ये क्या काम करता है हीमोग्लोबिन, विच कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करके कहाँ डालेगा, हमारे ब्लड सेल में डाल देगा। हीमोग्लोबिन का ये मेन पर्पस है। अगर हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो सकती है, ठीक है। यही रीज़न है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया पे रुकें जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। तो अगर ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी नहीं है हमारे ब्लड के अंदर, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम सफोकेटेड होते जाएंगे और साथ में हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये हमने पढ़े कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का भी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी यही केस है, कलरलेस है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है, ये कलरलेस के साथ साथ इसकी स्मेल, हाँ ये स्मेल हमें आ सकती है, इरिटेटिंग स्मेल है। कौन सी स्मेल है, इरिटेटिंग। इरिटेटिंग का मतलब होता है पुंजन, यानी कि चुभने वाली, यानी जिससे हमें जो हमारा नोज उसमें पिंच हो, ये हमें फील हो, जो स्मेल जो है इरिटेटिंग चुभने वाली स्मेल हो, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की ये प्रॉपर्टीज़ है। सल्फर डाइऑक्साइड की इफेक्ट्स के असरात कैसे, एस्थमा होता है। एस्थमा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से एक ये प्रॉब्लम है विच इज़ एस्थमा। इसमें क्या होता है, हमें सांस लेने में हर्डल होती है, रुकावट होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हम सही तरह से सांस नहीं ले सकते, सफोकेशन होती है हमें, ठीक है। और इसका मेन क्या है, लंग कैंसर, हमारे जो ये फेफड़े हैं उसमें कैंसर का भी वजह बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखिए कितनी जहरीली होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक और बताती हूँ इसका मैं आपको, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, अब देखें अब बारिश पड़ रही होती है, ठीक है, हाँ बारिश हो रही होती है, वाटर H2O एज यू नो। अच्छा, अब ज़मीन में सल्फर डाइऑक्साइड अगर हो, या ज़मीन में, तो अगर एटमॉस्फेयर में जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, उस एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी है, पानी के ड्रॉपलेट्स भी हैं, वाटर के जो है वो कतरे भी हैं पानी के, ठीक है। पानी भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी, दोनों का रिएक्शन होगा ऊपरी एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, H2SO4 बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। तो H2SO4 जो है वो एक एसिड का नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं आपको कैजुअल अपनी लैंग्वेज में बताऊं, तेज़ाब इसको कहते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तेज़ाब इसको कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये देखिए कितना जहरीला होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जो भी आपको मैंने बोला था यहाँ पे 4 हमारे पास होगा एसिड, तो उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा। इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से बनने वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। ये अगर उधर हमारे लेक्स वगैरह में, रिवर वगैरह में, नदी नालों में अगर गिरेगा तो वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ जो है, फिशेस वगैरह वो डैमेज हो जाएंगी। अगर हमारी स्किन पे पड़ेगा तो हमारी स्किन को डैमेज कर देगा। और इसके अलावा जो है वो अगर हमारी बिल्डिंग्स पे पड़ेगा तो जो जितना भी पत्थर होगा, मार्बल वगैरह होगा, वाइट स्टोन होगा, इन सब की जितने भी ये चमक वगैरह है, ब्राइटनेस है, इनको ख़त्म कर देगा, ठीक है। इवन हमारे जो प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, प्लांट्स के ऊपर भी बहुत इसका जो है वो ख़तरनाक इफेक्ट्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के तेज़ाब के। और इसके अलावा आपको मैं भी बताऊँ साथ में बेटा कि जो H2SO4 होता है इसको किंग ऑफ एसिड्स कहा गया है। क्या कहा गया है, किंग
ऑफ एसिड्स यानी कि तमाम तेज़ाबों का बादशाह। तो अब आप खुद ही देख लें कि कितना ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी पढ़ लिया। और अच्छा लास्ट जो है वो हमारे पास क्या था, क्या पढ़ा था हमने अभी यहाँ पर, CFCs पढ़ा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ा था। ये मैं आपको इसका इफेक्ट बताती हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। देखिए जी यहाँ पर बुक में भी आपने सल्फर डाइऑक्साइड भी पढ़ लिया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसका भी यही केस है जो यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आप लोग पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया लेकिन डिटेल में आप लोगों ने फिर याद कर लेना है, ठीक है। सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं अस्थमा, और इसके अलावा जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सारी बीमारी है। डिग्रेडेड लंग फंक्शन होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर यानी कि हमारा जो लंग्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स भी यही है, यानी कि जो दिल वगैरह है वो और हमारी जितनी भी वेन्स वगैरह सारे इससे जो है इफेक्ट होती हैं। आगे है कैंसर भी इसी की वजह से, लंग कैंसर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यही है। अच्छा ये मैं आपको बताऊं ये डायग्राम किस चीज़ की बनी हुई है। ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की वजह से इफेक्ट्स हैं। नाइट्रोजन का मैं आपको पहले बेसिकली बताऊं, ये ऐसी जो डायग्राम है ना या ऐसी कंडीशन जो है ना हमारे लंग्स की तब होती है जब जो स्मोकर्स नहीं होते जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। अच्छा एक तो होता है स्मोकर जो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो तो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उन से जो वो स्मोक को इनहेल कर रहे हैं तो उनको तो लंग कैंसर होगा ही, यानी कि उनको तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होनी ही हैं। बट जो उनके सराउंडिंग में जो लोग बैठे होंगे, पीपल बैठे होंगे ना, तो वो जो स्मोकर जब स्मोकिंग कर रहा होगा तो वो स्मोक जो सराउंडिंग में लोग बैठे होंगे तो वो पीपल भी इनहेल करेंगे ये स्मोक को, ठीक है। तो उस किस्म की स्मोकिंग को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए ताकि आपको चले मैं कौन सा वर्ड प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्या है, उसको क्या कहते हैं, PASSIVE, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, ओके। पैसिव स्मोकिंग उसको कहते हैं। तो उस पैसिव स्मोकिंग में भी क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हम इनहेल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें लंग कैंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लास्ट में आपको क्या बताने लगी थी, CFCs का बताने लगी थी। CFCs क्या करती है, देखें जी ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ होगी। हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक गुलाफ है, इसको हम कहते हैं, इस गुलाफ को कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर है, अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है। अच्छा यहाँ पे है सन प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे कौन है, सन है, सन। और ये हमारी ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अच्छा सन से ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रेज होती है वो रिलीज़ हो रही होती हैं सन से, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस रिलीज़ हो रही होती हैं सन से। कुछ जो है वो IR होती हैं, इंफ्रारेड, कुछ जो है वो UV होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, कुछ विजिबल होती हैं, कुछ कौन सी होती हैं, विजिबल होती हैं। अच्छा अब सन के और अर्थ के बिटवीन जो है एटमॉस्फेयर एक गुलाब बना हुआ है ना, ऐसे ही है ना, गुलाब बना हुआ है। सन से आने वाली जितनी भी UV लाइट्स हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं या IR इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, ये सन से जब आती हैं तो ये हमारी अर्थ तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती। हम इन दोनों के दरमियान में ना एक लेयर है, इस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। क्या नेम है, ओजोन लेयर है। ये लेयर यहाँ पर ना दोनों के बिटवीन प्रेजेंट है, ठीक है, अर्थ और सन में। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, IR और जो UV है, इंफ्रारेड और UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये ओजोन लेयर इनको एब्जॉर्ब करे तो जस्ट विजिबल लाइट ही हमारी अर्थ तक पहुँच सकती है, ठीक है, सिर्फ विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट हमारी अर्थ तक फॉल करती है बस। जो UV IR इनको अपने पास रोक लेती है। लेकिन होगा क्या, जब ये CFCs जो हैं, स्प्रे कैंस या स्प्रे कैंस वगैरह का, जब यहाँ पर देखें इनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्प्रे कैंस का या रेफ्रिजरेटर वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, तो उनसे जब ये रिलीज़ होगी गैस, तो ये गैस क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता इस ओजोन लेयर को आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट करती जाएगी, यानी कि तोड़ती जाएगी, ख़त्म करती जाएगी। जब ये ओजोन लेयर ख़त्म हो गई है, गुलाफ ही ख़त्म हो गया है, प्रोटेक्शन ही ख़त्म होगी, प्रोटेक्टिव लेयर है ना ये हमारे एटमॉस्फेयर की, जब ये लेयर ख़त्म हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो IR या UV है ये भी हमारे अर्थ तक पहुँचना स्टार्ट कर देगी। तो क्या होगा, अभी देखें अभी जो है नाउ डेज़ ये भी सुनने में बातें आ रही कि हर जो है वो 5वें 7वें पर्सन को जो है वो कैंसर हो गया है। अब ऐसा सुनने में ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं, कैंसर केसेस क्यों ज़्यादा हैं, इस ओजोन लेयर की डिप्लेशन, इसकी कमी की वजह से। वो हमारी अपनी ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये हम ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एयर कंडीशनर्स का यूज़ ज़्यादा करने लग गए हैं, स्प्रे कैंस का और परफ्यूम्स का, इनको तो देखें ठीक है यूज़ करें, लेकिन जब ये खाली होती हैं तब अगर पिस्टन को भी प्रेस कर दें तो अगर इनका लीकेज भी हो जाए तो लीकेज की वजह से भी CFCs गैस जो है वो पॉइजनस गैस रिलीज़ हो रही होती है, जो कि हमारे ओजोन को डिप्लीट करती हैं, और उसकी वजह से हमारे अर्थ पर ये लाइट आती है, जिसकी वजह से हमें फिर स्किन कैंसर हो जाता है, आइज़ प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। इनकी वजह से केसेस ज़्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं।
ठीक है, ये CFCs का इफेक्ट बताया आपको मैंने। ठीक है, सारे पढ़ लिए हमने, कार्बन मोनोक्साइड का पढ़ लिया, सल्फर डाइऑक्साइड के पढ़ लिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का भी पढ़ लिया, इसका भी सारा। अब बेटा अब आपको जो है फर्स्ट टॉपिक हमारा जो था पोल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेज, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आज आपको जो मैंने ये लेक्चर डिलीवर किया ये अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। ठीक है, मैं फिर आपसे सुनूंगी भी। ओके, चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा, याद कर लेना आप लोग।